फ्रेंड्स, क्लास 7 का आंसर बुक हिस्ट्री अध्याय 7 क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। क्या है? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है कि उनकी बोलचाल की भाषा में, यानी उनकी जो बोलचाल की भाषा है उससे उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। तो हम लोग जब किसी को उड़िया भाषा बोलते हुए सुनते हैं या देखते हैं या तमिल भाषा बोलता है या सुनता है तो क्या जानते हैं हम लोग, क्या समझते हैं? इसका अर्थ, इसका मतलब क्या निकलता है कि वो तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है या वो जानता है। और ये क्या है? तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इस प्रकार से हम लोग विचार बनाते हैं और ऐसा लगभग में होता भी है ना। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग किसी खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ते हैं ना। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं कि और इन अस्मिता जो है तो उसको मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है। किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच जो भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं उनके बीच विभाजक सीमाओं के बढ़ने में समय की भूमिका रही है। तो क्या है? जो भिन्न भिन्न क्षेत्र है तो उसके बीच जो विभाजक सीमा है तो उसके बढ़ने में समय की भूमिका रही है। तो उसको बढ़ने के लिए एक समय लगा है ना। और जिन्हें हम आज क्या कहेंगे? क्षेत्रीय संस्कृतियाँ कहते हैं। तो क्या समझते हैं उसको? क्षेत्रीय संस्कृतियाँ। वे समय के साथ साथ बदली है। तो वो क्या है? समय के साथ साथ बदली है। और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। तो सच क्या है कि आज भी बदल रही है। और ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। तो ये कैसे विकसित हुई? जटिल प्रक्रिया से। और इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है और जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। अब देखेंगे हम लोग चेर और मलयालम भाषा का विकास। जो चेर और मलयालम भाषा है ना, तो उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में देखेंगे। भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। तो जो भाषा और क्षेत्र है तो उसके बीच जो अंतर संबंध है तो उसके बीच जो उदाहरण है तो उसके बारे में विश्लेषण प्रारंभ करेंगे। तो महोदयपुरम का चेर अन्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो महोदयपुरम है तो वहाँ का जो चेर है राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। तो आज का कहाँ का हिस्सा है? केरल राज्य का। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। तो इसको कब स्थापित किया गया? 9वीं शताब्दी में। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी और शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो क्या है? ये किसी सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में एक है। मलयालम, देखिए मलयालम का लिखा हुआ एक आरंभिक अभिलेख है। ये मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। जो चेर लोग हैं तो उन्होंने भी संस्कृत की परंपरा से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया। और केरल का मंदिर रंगमंच है जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है। संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। जो संस्कृत है तो उसके महाकाव्य पर आधारित था। यानी मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। जो लगभग कब की बताई जाती है? तो 12वीं शताब्दी की। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। तो प्रत्यक्ष रूप से क्या है? संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक खास
काफ़ी रोचक तथ्य है। तो ये क्या है, काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है लीला तिलकम, जो 14वीं शताब्दी है, तो एक ग्रंथ है लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, जो काव्य शास्त्र और व्याकरण का विषयक है। मणि प्रवालम, जो मणि प्रवालम शैली में लिखा गया। तो कौन सा शैली में, तो मणि प्रवालम। फ्रेंड्स पूछ सकता है क्वेश्चन कि काव्य शास्त्र और व्याकरण कौन सी शैली में लिखा गया है, तो मणि प्रवालम शैली में। तो ये किसका ग्रह है, तो ये एक ग्रंथ है लीला तिलकम। ये ग्रंथ क्या है, लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र यानी विषयक है। ये मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। फ्रेंड्स पूछ सकता है कि मणि प्रवालम का जो शाब्दिक अर्थ है उसका वर्ड मीन क्या होगा, तो हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं यानी संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर दो भाषा है, संस्कृत और क्षेत्रीय, इनके साथ प्रयोग की संकेत करता है। अब आगे देखेंगे शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय, बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ, तालपत्र की पांडुलिपि, ये उड़ीसा की है। ठीक है, ये उड़ीसा का है, एक चित्र है, लघु मूर्ति है। और अन्य क्षेत्रों में देखिए शासक और धार्मिक परंपराएं का जो जगन्नाथी संप्रदाय है, अन्य क्षेत्र में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी यानी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जिसको क्या कहते हैं, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। तो दुनिया का मालिक जो विष्णु का पर्यायवाची है। तो अब देखेंगे पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा, जो जगन्नाथ की लकड़ी की जो प्रतिमा है, काष्ठ मतलब लकड़ी होता है ना, स्थानीय जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। तो किसके द्वारा, स्थानीय जनजाति द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ पूर्णतः एक स्थानीय देवता थे। तो जगन्नाथ क्या है, एक मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो आगे चलकर इसको विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने, तो जो 12वीं शताब्दी है, तो गंग वंश का एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। और उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम, जो राजा अनंग भीम है, तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को, तो कौन, तृतीय ने जो अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ है उसको अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। तो स्वयं को क्या किया, जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। अब आगे देखेंगे ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मुगल मराठा है और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। और वे सब ये महसूस करते थे कि ये मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। तो इस मंदिर को अगर नियंत्रण कर लेंगे तो स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। ठीक है, ये जगन्नाथ मंदिर पुरी का है, ये जगन्नाथ मंदिर पुरी का है ना। अब देखेंगे राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, तो राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वो एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन ये बात आंशिक रूप से ही सत्य है। तो ये कुछ लोगों का ऐसा समझा जाना था कि ये प्रदेश कैसा था कि यहाँ पर केवल राजपूत लोग ही रहा करते थे। लेकिन ऐसा बात आंशिक रूप से ही कुछ ही रूप से सत्य हो सकता है। और ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तो राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं और तथापि अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। तो जो राजपूत है तो उसके द्वारा राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान किया गया ना। और ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। और ये क्या है, वहाँ के जो आदर्श हैं, जो
अभिलाषा है उनके साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। जैसे पृथ्वीराज अध्याय 2 में हम लोग देख चुके थे, एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में, यहाँ पर देखिए ये बीकानेर के राजकुमार का राज सिंह का एक चित्र है। तो ये क्या है, जो अपने हृदय में शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते हैं थे। जो पृथ्वीराज चौहान है तो उसके जो यादगार है तो उसको वहाँ के लोग अपने हृदय में संजोए रखते थे। और जिन्होंने रण क्षेत्र में जिन्होंने क्या क्या अपने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया। तो अपने रण क्षेत्र में युद्ध भूमि में लड़ते हुए क्या क्या मृत्यु को वरण किया, मृत्यु को स्वीकार किया, मगर पीठ नहीं दिखाई। लेकिन पीठ नहीं दिखाई, हार नहीं मांगा। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। तो ये प्रशिक्षित जो चारण भाट होते हैं उसके द्वारा गाई जाती है। एक काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। तो ये क्या है, उन शूरवीरों को भी अनुकरण करने के लिए, माना उसका कॉपी, क्या कहेंगे, उसका कॉपी करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे ना, अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संयोगों का चित्रण होता था। तो इसमें क्या होता था, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संयोगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? तो क्या स्त्री को भी इन कहानियों में प्राप्त था? तो देखेंगे कहीं कि यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीरों पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। तो कहीं कहीं लिखा हुआ है कि अपने जो शूरवीर पति होते थे उनके जीवन मरण में स्त्रियां दोनों में अनुसरण करती थी। और सती प्रथा यानी विधवाओं, देखिए ये जो मानचित्र है ये क्या है, वह चित्र जिनकी इस अध्याय में चर्चा की है। तो ये सब वह क्षेत्र है जहाँ पर इस विषय में, इस चैप्टर में चर्चा की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर जो सती प्रथा यानी विधवा है, विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। तो ये क्या है, वो स्त्री जो अपने शूरवीर पति का मान रखने के लिए, सम्मान के लिए उनके पतियों के चिताओं पर जिंदा जल जाती थी। और यह प्रथा, जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। और इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। ठीक है, इस मानचित्र का जो जगह है वो सब देख लेते हैं। जब हम लोग राजस्थान की बात करते हैं, बीकानेर राजस्थान, जोधपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, मेवाड़, ये सब जगह है। ठीक है, अब देखेंगे आगे, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। तो आइए नृत्य के एक रूप में कथक के इतिहास को देखेंगे। और यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। जो कथक शब्द है वो कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग क्या किया जाता है, जो संस्कृत है तथा अन्य जो भाषा है उनके लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। तो ये क्या था, जो अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा और राधा कृष्ण की पौराणिक आख्यान यानी कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, जिनको रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल भाव यानी जो मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाह और अनेक अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान
अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। और आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला राजस्थान यानी जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में, तो कहाँ का राजस्थान और राज दरबार जो राजस्थान का है वहाँ पर और जो लखनऊ है वहाँ के राज दरबार में, तो दो जगह फला फूला। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के जो अवध के अंतिम नवाब हैं वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। तो ये उसके संरक्षण में एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। बात करेंगे 1875 से 1875 के दौरान, तो यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, जम्मू कश्मीर और बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। और इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन है, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चित्र दिया हुआ है। ये नृत्य की कक्षा है जो लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का एक चित्र दिया हुआ है। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह, तो जो अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधि है, एक्टिविटी है, कल्चर एक्टिविटी है, तो कथक को भी 19वीं सदी जो कथक है उसको भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। जो कथक है और कथक तथा और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों को जो ब्रिटिश प्रशासकों ने इसको नापसंद किया, फिर भी ये जीवित बचा रहा। देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश ने इसको नापसंद किया फिर भी यह जीवित बचा रहा, मतलब तब भी लोग इसको अभिनय करते थे, नाचते थे, ठीक है। और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता था। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। तो बात करेंगे स्वतंत्रता जब हमें मिली तो हमारे देश को ये जो 6 शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, तो इसको मान्यता मिल गई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ है। श्रेणीय शास्त्री, देखिए श्रेणीय शास्त्री क्या है। श्रेणीय शास्त्री ऐतिहासिक रूप से इस शब्द का तात्पर्य कला और साहित्य की उन महान कृतियों से है जिनकी रचना 5वीं तथा 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्राचीन यूनान में की गई थी। यही वह काल था जब यूनान में एथेंस उन्नति करते करते एक अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंच गया था और एथेंस की ये उन्नत स्थिति निकट और मध्य पूर्व से भारतीय सीमा पर सिकंदर की विजयों तक बनी रही। जो सिकंदर है तो उसकी विजयों तक बनी रही, ठीक है। अब देखेंगे शास्त्रीय नृत्य। किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं कि क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है? तो ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड पे आते हैं। ये सब सोचने की बात है कि कैसे हम लोग मान लें कि ये शास्त्रीय नृत्य है, तो जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। तो ये क्या है? लंबे प्रशिक्षण, मतलब कई वर्षों से इसको प्राप्त किया जाता है। अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है। तो ये शास्त्र इसलिए भी है क्योंकि इस पर जो निर्धारित नियम है, जो रूल है, फिक्स रूल है, उसी के आधार पर इसको प्रस्तुत किया जाता है, प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है ना। और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। तो उसमें जो अलग विभिन्नता हो जाए तो उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती है। देखिए, ऐसे भी नृत्य है जो लोक नृत्य है, तो उसको भी विशिष्टताएं पाई जाती है जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। तो इस क्या कहेंगे उसको, जिसमें शास्त्रीय नृत्य का विशिष्ट लक्षण उसमें पाए जाते हैं। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्द से सही नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, तो अन्य नृत्य रूप जिसको क्या कहेंगे, शास्त्रीय। जैसे भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। जो कथाकली है, यानी कथाकली केरल का है, कथा है कली केरल ना।
और ओडिशा ओडिसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। फ्रेंड्स ये सब तो याद रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तो माइंड में ऐसे ही बैठ जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथाकली केरल। यहाँ का लव मिल जाता है, देखिए यहाँ का लव और यहाँ का लव मिलता है ना। और ओडिशा ओडिसी, इसमें भी 100 इसमें भी 100, थोड़ा सा माइंड पे रखना है, ऐसे ही दिमाग पे बैठ जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है। ये कथक नृत्य का एक दरबारी चित्र है, देखिए किस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं। संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि देखिए जो लघु चित्र है ना, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, यानी छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर जो जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। जो जहांगीर और शाहजहां हैं तो अत्यंत कुशल जो चित्रकार हैं तो उसको संरक्षण दिया गया था ना, सेफ्टी दिया गया था। जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे, जो प्राइमरी स्टेज से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियाँ चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों में माने काफ़ी अच्छे रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्यों और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। तो प्रायः क्या किया जाता था कि आदान प्रदान मतलब एक दूसरे को देने के लिए इन चित्रों का प्रयोग किया जाता था। ये कुछ गिने चुने लोगों जैसे बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। तो इनको इम्पोर्टेंस लोग को ही देख सकते थे, जैसे बादशाह हो गए और उनके घनिष्ठ जन, ये सब लोग ही देख सकते थे। देखिए फ्रेंड्स, शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल लघु चित्र। देखिए जो शिकार के दौरान किस प्रकार से आराम कर रहे थे, तो ये अकबर का एक लघु चित्र है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आराम कर रहा है ना। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए और परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विश्वास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे और इनके साथ साथ जो मेवाड़, जोधपुर और बूंदी, कोटा और किशनगढ़ है जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों की विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। तो क्या है, वो बराबर जारी रहा। देखिए ये किस प्रकार से होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह है ना, इस चित्र में महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत का है। ये लघु चित्र कोटा का है। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया। तो ये हिमालय प्रदेश है, तो वहाँ का इर्द गिर्द एक तलहटी का इलाका है। वहाँ पर 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली, जो भावप्रवण है उस शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यह जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई है वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। तो ये क्या थी, भानुदत्त की रसमंजरी यानी 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए और उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता है तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, कांगड़ा शैली विकसित हुई और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी है उसमें एक नई टान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी और ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का
प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण है कांगड़ा शैली की विशेषता बन थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों और दीवारों, जो कपड़ों है, जो फर्श है, उस पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे और कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे। तो हम लोग जो लघु चित्र देखे थे उसको राजमहल में काफ़ी सावधानीपूर्वक, काफ़ी केयरफुल से उसको रखा जाता था, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये कृष्ण राधा और उसकी सखियाँ पहाड़ी यानी लघु चित्र कांगड़ा चित्र है ना, कांगड़ा चित्र, ये कृष्ण राधा और उसकी सखियाँ हैं। किस प्रकार से काफ़ी सुंदर मनमोहक और कलर है। अब देखेंगे बंगाल नज़दीक से एक नज़र। तो जो बंगाल है उसको नज़दीक से एक नज़र में देखेंगे। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था कि हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी बंगला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। और जो प्रारंभिक है ना, जो ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी, तो सहस्त्राब्दी की मध्य भाग के जो प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से ये पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? तो देखिए, ये सबसे पहले एक बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। और देखिए फिर तो ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध यानी दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। और 14वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशी शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यून सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। और जो 8वीं शताब्दी है उससे पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया और 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। अध्याय 3 में देखे थे हम लोग। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। तो उसको क्या माना जाने लगा? सूबा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एवं क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। जो प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। ठीक है, वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। तो बात करेंगे 15वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ, जो उपभाषा है तथा जो बोलियां हैं, तो ये बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध मतलब एकत्र हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे क्या कहेंगे, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है, जिसको क्या कहेंगे, अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है। तो बात करें बंगाली का उद्भव किससे हुआ है, तो संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्था से गुजरी है। तो इसका क्रम अनेक अवस्था से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं और फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, जो आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। तो क्या आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया? बंगाली की प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो बंगाली है तो उसका साहित्य 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो एक श्रेणी है संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। तो एक संस्कृति की ऋणी है और दूसरी क्या है, उसे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद यानी मंगल काव्य यानी शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवता से संबंधित है। तो कुछ मंगल काव्य के लिए और कुछ दूसरा क्या है, जो और भक्ति साहित्य, जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ। तो क्या श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ अध्याय 6 में हम लोग देख चुके थे, आदि शामिल है। तो दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। तो दूसरी श्रेणी में क्या है, नाट्य साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती
पहली श्रेणी की बात करें तो ये क्या है, मंगल काव्य, मतलब जैसे पूजा पाठ के लिए, स्थानीय देवी देवता के लिए संबंधित के लिए, उसके लिए किया जाता था। और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनी आदि शामिल है। तो ये पहली श्रेणी का हो गया। और दूसरी श्रेणी की इसमें आ गया नाथ साहित्य यानी शामिल है, जैसे मैनामती गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ और परी कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत हैं। अब देखेंगे मैनामती गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। जो नाथ लोग हैं ना, वो लोग क्या होते थे, सन्यासी होते थे और तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। और यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता था यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। और जो धर्म ठाकुर है एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है।